नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। महाकुंभ में भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही है। हर तरफ सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज की सड़कों से लेकर गलियों तक फुल है। भीड़ संभालने के लिए प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन आने वाली भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ रही है। ऐसा ही शास्त्री ब्रिज पर देखने को मिला। यहाँ भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुल से डायरेक्ट नीचे उतरकर मेले के अंदर चले गए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। सिर्फ 2 घंटे में 70 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। वहीं महाकुंभ नगर एक बार फिर विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है। मंगलवार को प्रयागराज की आबादी 4.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। मंगलवार को अभी तक 4 करोड़ 64 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इसमें अगर जिले की आबादी करीब 70 लाख जोड़ ली जाए तो प्रयागराज में एक दिन की संख्या 5 करोड़ 34 लाख रिकॉर्ड की गई है। महाकुंभ में एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां विकास हो रहा है। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां की राज्य की सरकार अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना पीछे कर दिया है। पिछले दिनों जब मैं दिल्ली आ रहा था तो केजरीवाल को कहा था, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कहने के लिए आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से आम आदमी पार्टी ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। न बिजली सही मिलती है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था है, न अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, न अच्छे शिक्षा के केंद्रों की व्यवस्था है और नहीं कोई रोजगार की सही व्यवस्था ही आम आदमी पार्टी ने पाई है। इसने तो बंदर बांट करके रखा हुआ है। हर एक कार्य में डकैती पड़ती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। इसने यहां के नागरिकों के हकों पर डकैती डाली है। एक होता है श्रमिक कल्याण बोर्ड, और श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के द्वारा जो सेस दिया जाता है, उस बीओसी बोर्ड के माध्यम से उस पैसे को श्रमिकों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। आम आदमी पार्टी ने यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों का जो शोषण किया है, उन गरीब श्रमिकों का भी शोषण किया है। और मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने कहा था कि केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बातों को अगर आप सुन रहे होंगे थोड़ा गंभीरता से सोचिए। मैंने पिछली बार कहा था, मैं यहां 23 जनवरी को आया था और मैंने 24 जनवरी को कहा था, 22 जनवरी के बारे में कहा था कि 22 जनवरी को हमारी सरकार, मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप नहीं किए। बहन और भाइयों, एक तरफ दिल्ली के अंदर स्वच्छता का यह मुद्दा, दिल्ली के अंदर बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। आपने देखा होगा, इन्होंने आधार
बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। और यहां पर दिल्ली के अंदर ओखला में औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। बहनों और भाइयों, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के हकों पर, दिल्ली की सुरक्षा पर, दिल्ली के नौजवानों के अधिकारों पर, दिल्ली की बहन और बेटियों की सुरक्षा पर सेल लगाने वाली पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की विकास और विरासत की सरकार हमें आगे बढ़ानी है। आखिर हो भी क्यों ना, बहनों और भाइयों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का अभियान मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर विरासत का सम्मान भी है, विकास भी है, लोक कल्याण भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है। लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास परिवार अपनी कमाई का आधा हिस्सा टैक्स के रूप में दे देता है, लेकिन बदले में उससे कुछ नहीं मिलता। जब केंद्र सरकार जनता के टैक्स के पैसे को अपने अरबपति मित्रों पर लुटाती है तो मिडिल क्लास को दुख होता है। सुनिए। एक मिडिल क्लास वाला बेचारा 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है, उसके 60-70 हजार रुपए ईएमआई में चले जाते हैं। होम लोन ले रखा है उसने, व्हीकल लोन ले रखा है, ये लोन ले रखा है, वो लोन ले रखा है, 60-70 हजार रुपए उसका कर्जा माफ नहीं करते। उनका कर्जा माफ कर दो, सबके होम लोन माफ कर दो, सबके व्हीकल लोन माफ कर दो, मिडिल क्लास के, किसानों के लोन माफ कर दो। लेकिन ये अरबपतियों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना बंद होना चाहिए। हम मांग करते हैं मिडिल क्लास के सारे ईएमआई माफ कर दो, किसानों के सारे कर्जे माफ कर दो। और मैंने हिसाब लगाया कि अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं। इनकम टैक्स का रेट हाफ किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है। जीएसटी, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी आधा किया जा सकता है। जितने खाने पीने की चीजें, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनके ऊपर जीएसटी माफ किया जा सकता है। 4 चीजें, इनकम टैक्स आधी रेट हो सकती है, टैक्सेबल इनकम की दर डबल हो सकती, टैक्सेबल इनकम की जो लिमिट है वो डबल हो सकती है, जीएसटी की रेट आधे हो सकते हैं सारी चीजों के ऊपर, और जो एसेंशियल कमोडिटीज है, खाने पीने की चीजें, उन पे जीएसटी पूरा माफ किया जा सकता है। तो पहली चीज, अमीरों के कर्जे माफ करना बंद करो। माफ करने ही है तो मिडिल क्लास के ईएमआई माफ करो। दूसरी चीज, अगर आप अमीरों के कर्जे माफ करना बंद कर देते हैं तो जितने जीएसटी और इनकम टैक्स है इसकी दरें आधी की जा सकती हैं, टैक्सेबल इनकम की लिमिट डबल की जा सकती है, और एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर से जीएसटी हटाई जा सकती है। ये हमारी मांग है देश के मिडिल क्लास की तरफ से, देश के आम आदमी की तरफ से। प्रधानमंत्री को आज मैंने चिट्ठी लिख के ये मांग। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस।
केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो। पानी पिलाने का पुण्य होता है। मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उस पे केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है। और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जब वो देखता है कि केंद्र सरकार, मैं तो टैक्स पे टैक्स दे रहा हूं, मैं तो 6 लाख रुपए साल के टैक्स दे दिए और मेरा 6 लाख रुपया अरबपतियों के यहां चला गया, मेरे को लूट लिया गया, तो वो बहुत दुखी होता है मिडिल क्लास वाला। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए 2 निवेदन किए हैं। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान करे प्रधानमंत्री जी कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय लिया जाए, ऐलान किया जाए, कानून बनाए तो कानून बनाए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी विनोदनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग बीजेपी आरएसएस के लोग हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस है। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते, हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। आरएसएस बीजेपी जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते हैं और बीच में अरविंद केजरीवाल जी जिनके मन में जो भी आता है वो कह देते हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के बदल देंगे, लेकिन जब गरीबों को उनकी जरूरत पड़ी तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। लड़ाई विचारधारा की है और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग बीजेपी आरएसएस के लोग और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, और बीच में केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग अवध के रहने वाले हैं, हम एक एक जगह की हकीकत जानते हैं, इसलिए सीएम योगी से कहिए दिल्ली आएं, भाषण दें, लेकिन ऐसी बातें ना करें जिससे कि वो हंसी के पात्र बने। कैंडिडेट है रोहतास नगर से, उन्होंने काफी प्रयास किया, इन लोगों के साथ बातचीत की और उनके प्रयास से आज ये सारे नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे रोहतास नगर ही नहीं,
आसपास की सीटों पर भी आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही है वो रिपोर्ट के आधार पे कही है। वो मुख्यमंत्री के पास जो जानकारी आई आतिशी जी के पास, उसके आधार पर कही है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी घृणित मानसिकता की पार्टी है कि इसी दिल्ली में हमने देखा है कि वाटर पाइपलाइन को तोड़ देना, नाले नालियों को भर देना बोरियों से, इलाके गंदे रहें इस बात की कोशिश करना, काम को रोकना। 10-11 साल में किया क्या है बीजेपी ने? अब ये नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि बगल के हरियाणा राज्य से, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से अमोनिया की मात्रा अधिक वाला पानी दिल्ली में भेजने की कोशिश किया उन्होंने। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। घृणा और नफरत से भरी पार्टी ही ऐसा कर सकती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कहां के लिए बोल रहे हैं योगी जी? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बोल रहे हैं कि महोबा के बारे में बोल रहे हैं कि बांदा के बारे में बोल रहे हैं। हमारे यहाँ यूपी में अवधि में कहावत है कि नानी के आगे ननियौरेक बखान ना करे चाहिए। तो हाँ, हम लोग अवध के रहने वाले हैं, यूपी के एक एक जगह की हकीकत जानते हैं। तो इसलिए योगी जी से कहिए दिल्ली आए, भाषण दें, उनका स्वागत है, लेकिन ऐसी बातें ना करें कि जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया, जो एक वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप करने में राज्य के अचीवमेंट्स पर आधारित है। समिट 3 विषयों स्टार्टअप ओडिशा, स्किल्ड ओडिशा और वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पर बेस्ड है। इसमें 2 दिवसीय सम्मेलन में जीवंत औद्योगिक परिस्थिति की तंत्र विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बनानी है, जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब जिस भी इंडस्ट्री में है, उससे जुड़े एमएसएमईज को सपोर्ट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें। अब ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करें। साथियों, आज कोई भी इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी के बिना ग्रो नहीं कर सकती। ऐसे में रिसर्च और इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार देश में रिसर्च से जुड़ा एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा है। इसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया है। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। इसमें भी इंडस्ट्री खुलकर आगे आए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। जितना बड़ा और बेहतरीन भारत का रिसर्च इकोसिस्टम होगा, स्किल्ड यंग पूल होगा, एक आधुनिक इकोसिस्टम का निर्माण करे। एक ऐसा इकोसिस्टम जो ओडिशा के एस्पिरेशन के साथ चले, यहां के नौजवानों को नए मौके दे। इससे ओडिशा के नौजवानों को यहां पर ही जॉब्स के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। ओडिशा समृद्ध होगा, ओडिशा सशक्त होगा, ओडिशा का उत्कर्ष होगा। दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं,
आज दुनिया में भारत को जानने समझने की उत्सुकता आप चारों तरफ अनुभव करते हैं। भारत को समझने के लिए ओडिशा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहां हजारों वर्ष की हमारी हेरिटेज है, हिस्ट्री है। आस्था, आध्यात्म, घने जंगल, पहाड़, समंदर, हर चीज के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। ये राज्य विकास और विरासत का अद्भुत मॉडल है। इसी भाव के साथ ही हमने G20 के कल्चर से जुड़े इवेंट उड़ीसा में रखे थे। कोणार्क सन टेम्पल के चक्र को हमने G20। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एग्रीकल्चर ग्रोथ एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रगति और औद्योगिक उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। यह प्लांट यूपीडिया के उन्नाव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा। आबादी के सबसे बड़े राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश समग्र विकास के जिन नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, कृषि और उससे संबंधित सेक्टर में भी वह प्रगति बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं अभियान का एक हिस्सा है, जिसमें यूपी एग्रीज परियोजना के शुभारंभ के इस अवसर पर, जिसमें इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया जा रहा है और उन्नाव में, जनपद उन्नाव में एक यूपीडा के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में केनपैक इंडिया द्वारा एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहां पे संपन्न हुआ है, जो यहां पर आज हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। ये लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत का एक निवेश, जो एफडीआई निवेश के अंतर्गत आएगा, यह यहां पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहां पर अन्य तमाम घोषणाएं भी हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी चेयरमैन इकबाल ब्रिज द्वारा फिशरीज के फील्ड में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, इसमें 4,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल लीड डेटा डिजिटल एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक की इस अभियान को भी कैसे हम आगे बढ़ा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए डेटा बैंक की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस बारे में अभी यहां पर श्री परमेश शाह ने महाकुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह माफी मांगते हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं सनातन धर्म के उन्मूलन से जुड़ी हुई हैं। विश्व मंच पर कांग्रेस भावनाएं वैश्विक हिंदुत्व को खत्म करने से जुड़ी हुई हैं। कहा कि यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती।
मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं, क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना, इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है, क्योंकि ये उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। फिर भी मैं खड़गे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।